हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। किस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इसकी वजह से नहीं रहे इस दुनिया में, और काफ़ी लोग अभी भी अपने जो है परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को खोज रहे हैं या उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस चैनल के थ्रू हम किसी तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो आज मैंने सोचा था ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जैसा कि दोस्तों कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन, तो आइए क्विकली इस वीडियो को हम आज कवर करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम क्या बात करने वाले हैं, पहली चीज़ कि एफआईआई डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि किस तरीके से ये पूरी रैली जो हो रही है एफआईआई मनी के से ही ड्रिवन हो रही है। तो एफआईआई डेटा कितना उन्होंने खरीदारी की और कितना कर रहे हैं, और साथ में वो क्या रिस्क्स हैं जिसकी वजह से ये एफआईआईज़ का फ्लो जो है कम हो सकता है या काफ़ी हद तक ड्राई अप हो सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि सेबी रिस्ट्रिक्शंस, कई तरीके की सेबी ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं एफआईआई पे, तो क्या उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से एफआईआई के फ्लो पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके बाद हम कंपनी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है, और इसमें आईटी कंपनीज़ का जो है क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका जो है प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुआ है या कम हुआ है, अगर हम टोटल सारी कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करें। अगली चीज़ जो हम बात करने वाले हैं, रशियन मनी। दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से रशियन एफआईआईज़ अब इंडियन मार्केट्स में घुसने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल्स आज जानेंगे। साथ ही सेंसेक्स क्या 1 लाख तक जा सकता है, क्या 2 लाख तक जा सकता है, तो ऐसा कौन से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि 1 लाख इज़ पॉसिबल एंड इवन 2 लाख इज़ पॉसिबल, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। और साथ ही एज यूजुअल हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल्स और ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी हो सकती है, तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफपीआई बाइंग की, किस तरीके से इंडियन मार्केट्स में एफपीआई बाइंग कर रहे हैं। तो अगर मेगा डेटा देखें तो 43,838 करोड़ की उन्होंने सिर्फ मई के महीने में बाइंग की है, और अगर हम 3 महीने का डेटा देखें तो 70,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। दोस्तों, फरवरी और मार्च के मिड तक जो एफआईआईज़ जो है नेट सेलर्स थे, लेकिन उसके बाद से सडनली जो है काफ़ी ज़्यादा बाइंग उन्होंने इंडियन मार्केट्स में करनी शुरू की, जिसकी वजह से हमें जो है एक शार्प रैली मार्केट में देखने को मिली। तो क्या ये जो एफआईआई का पैसा इंडिया में आ रहा है, क्या इसमें कमी आ सकती है, क्या इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, आइए उसके बारे में थोड़ा और हम बात करते हैं। तो एफआईआई मनी के लिए जो चैलेंज क्या है, तो पहला जो चैलेंज है, आप देखिए हाई वैल्यूएशंस। जब मार्केट 16,500 के आसपास घूम रहा था, उस वक्त थोड़ी मार्केट में वैल्यू दिख रही थी, शायद उसी का फ़ायदा उठाकर एफआईआईज़ ने काफ़ी सारी बाइंग की। लेकिन अगर आज की डेट में हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स आर नो लॉन्गर चीप। अगर हम एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो करीब 10.76 के वैल्यूएशंस पी पर जो है ट्रेड हो रहा है। वहीं इंडिया, जो एमएससीआई इंडिया का इंडेक्स है, वो 23 पी पर हो रहा है। तो हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो एमएससीआई जो इंडिया का इंडेक्स होता है वो प्रीमियम पर ही ट्रेड होता है, लेकिन अब जो ये प्रीमियम, जितने प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है वो काफ़ी हायर बैंड पर है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो वो ब्लाइंडली नहीं करते हैं, वो थोड़ी वैल्यूएशंस को भी देखते हैं, और जब वैल्यूएशंस कम होती हैं तब वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं, और जब वैल्यूएशंस हाई होती हैं तो वो थोड़ा अपनी बाइंग की रफ्तार को कम कर देते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी की अगर ट्रेलिंग एफपीआईज़ को देखें 12 महीने की, तो वो भी करीब 22-23 के आसपास घूम रहा है। तो मार्केट्स इस वक्त चीप नहीं है। लॉन्ग टर्म मनी का इस हाई वैल्यूएशंस की वजह से आना थोड़ा अब मुश्किल लग रहा है। वहीं अगर हम कंपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से एफआईआईज़ की बाइंग में कमी आ सकती है। और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से जो बड़ी बड़ी हमारी जो टॉप कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट जो है वो उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था और उनके जो रेवेन्यूज़ की ग्रोथ के बारे में बात किया था,
और वहाँ पर भी कुछ खास हमें ग्रोथ नहीं दिखी। आज हम उनके प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे कि उनका कंबाइंड प्रॉफिट्स जो है इंडिया की टॉप कंपनीज का वो कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। साथ ही हम आगे के स्लाइड्स में सेबी ने एफपीआईज के ऊपर क्या क्रैकडाउन्स लगाए और क्या वो नए रेगुलेशंस उनके लिए लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से उनके फ्लोज को इम्पैक्ट करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम ज़रा कंपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो अगर 900 कंपनीज का हम एक सर्वे किया गया है और एक स्टडी की गई है, उसका अगर हम कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया उसकी एक एनालिसिस करें तो इनमें कौन सी कंपनी है, तो BSE 500 की जो टॉप 500 कंपनीज तो आ गई और साथ में कुछ स्मॉल कैप्स भी हैं, कुछ मिड कैप्स भी हैं। तो अगर उनका हम प्रॉफिट का ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 4.6% ही ग्रो है। आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट करे, 10%, 15%, 20% से ग्रो करे, लेकिन आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके प्रॉफिट में तो इतना ही ग्रोथ दिख रहा है। और इसमें एक और सरप्राइजिंग चीज़ क्या है उसको बताने से पहले आइए जरा देखते हैं उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो 9.9 ट्रिलियन रुपीस का जो है उन्होंने प्रॉफिट कमाया पिछले क्वार्टर में, जो कि कंपेयर्ड अगर हम पिछले साल सेम क्वार्टर से करें तो 9.5 था। तो आप देख सकते हैं कि मामूली ग्रोथ है। 1 ट्रिलियन रुपीस दोस्तों होता है 1 लाख करोड़ रुपीस, तो इसे ट्रिलियन रुपीस जो है इंग्लिश में लिखा जाता है। अब इस जितना भी इनके प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है, आप कहेंगे ठीक है इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हमें ग्रोथ तो दिख रहा है। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन ये ग्रोथ मेनली जो है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की वजह से देखने को मिल रहा है। अगर आप फाइनेंस को हटा दें तो कंपनी का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा होगा? 8.9% का गिरावट उनके प्रॉफिट में दिखी है। तो ये जो फिगर हमें पॉजिटिव दिख रही है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका मेन कंट्रीब्यूटर है BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां। अगर आप उनको हटा देंगे तो उसमें गिरावट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनीज का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब उनकी प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं होगा तो कैसे हाई वैल्यूएशंस पे उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि 2020 में जो टोटल रेवेन्यू होता था उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन था? IT कंपनीज। और ये IT कंपनीज जो है 12 से 18% के रफ्तार से ग्रो करती थी, हाई ग्रोथ कंपनीज हुआ करती थी। और 2 नंबर पर आता था BFSI 22%, केमिकल्स का भी 15% का होता था, FMCG 13.4% और पावर जो है करीब 7.9% होता था। और आज हमें क्या देखने को मिलता है? आज आप देखिए तो BFSI का जो टोटल शेयर है वो 32% सबसे हाईएस्ट हो गया है, IT को पछाड़ दिया है। इसके बाद ऑयल एंड गैस आता है 15%, मेटल्स आता है 11.9% और IT आप देखिए 9.7% अब इसका कंट्रीब्यूशन रह गया है। तो कहां आप 2 साल पहले लीडर हुआ करते थे और कहां अब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये फिगर जो है ये 5 इयर्स लो है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये दरअसल कितना कंट्रीब्यूट किया IT ने पूरे रेवेन्यू में, तो वो आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट हुई है। और वहीं अगर आप 2020 में देखें तो कहाँ 34% था और अब ये कहाँ सिर्फ 9.7% हो गया। तो ये सिचुएशन जो है ऐसा, काफ़ी जो मार्केट एनालिस्ट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि IT का डाउनफॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और जो 12 से 18% के रफ्तार से कंपनियां ग्रो कर रही थी उसमें कम से कम 5% की गिरावट आने वाली है अगले 2 सालों में। इसलिए काफ़ी सारे लोग अब IT में थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट हो गए। दोस्तों IT की कंपनीज के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, हमारा एक ही स्टॉक पिक है और वो है TCS। हालांकि वो हमने जो पोर्टफोलियो में ऐड किया था उस लेवल में से ऊपर तो चल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कुछ हमें देखने को नहीं मिल रही है शेयर प्राइस में। हाँ, वो ये है कि उसने लॉस भी नहीं दिया और जब भी हमने गिरावट देखी वहाँ से हमें रिकवरी भी देखने को मिली। तो अब जो एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से FII फ्लोज में इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या फैक्टर्स हैं? तो सेबी ने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं FIIs, जो कि FIIs को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका इंडिया में फ्लो कम हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि सेटिंग ऑफ
कैपिटल मार्केट लॉस विथ डेरिवेटिव गेन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो FIIs होते हैं वो डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड करते हैं और कैपिटल मार्केट पे भी ट्रेड करते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, कम पैसे से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और स्टॉक में जो होता है उसका उल्टा होता है, पैसे आपको ज़्यादा लगते हैं और प्रॉफिट कम होता है। तो अक्सर FIIs क्या करते हैं कि कैश मार्केट में वो लॉस ले लेते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में प्रॉफिट लेते हैं, और फिर जो है जो उनको लॉस हुआ कैश मार्केट में वो उसके अगेंस्ट में ऑफसेट हो जाता है। तो मान लीजिए कि मैंने जो है 100 रुपये का प्रॉफिट बनाया और मुझे डेरिवेटिव मार्केट में, और 20 रुपये का मुझे लॉस हो गया कैपिटल मार्केट में, तो मैं 80 का अपना प्रॉफिट दिखाऊंगा। तो ये FIIs के लिए एक स्पेशल फीचर्स, एक स्पेशल कानून था उनके लिए, लेकिन रिटेल के लिए ऐसा नहीं होता है। रिटेल जब भी ट्रेड करता है तो डेरिवेटिव इनकम जो उसकी होती है ऑप्शन या फ्यूचर से, वो उसे एज अ बिजनेस इनकम रिपोर्ट करनी पड़ती है जब वो इनकम टैक्स फाइल करता है, जबकि जो कैश का जो उसका प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन्स होता है। तो रिटेल के लिए ये छूट तो नहीं थी, लेकिन FIIs के लिए थी, तो इसका उन्होंने काफ़ी सारा फायदा उठाया। अब अगर उन्होंने 100 रुपये प्रॉफिट कमाया डेरिवेटिव मार्केट में, तो उसको 30 से 40 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और पहले वो क्या करते थे कि वो 100 रुपये घटकर 70-80 हो जाता था, क्योंकि इक्विटी मार्केट में वो लॉस ले लेते थे। अक्सर FIIs जो पोजीशन बनाते हैं तो फ्यूचर, कैश, ऑप्शन सब मिलाकर बनाते हैं, तो इसका उनको एक बड़ा बेनिफिट मिलता था। तो इसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका इनफ्लो पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि ये कायदा कानून अभी फाइनल नहीं हुआ, एक प्रपोजल है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और दूसरा जो सेबी ने प्रपोजल दिया है वो है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी का डिक्लेरेशन। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है, काफ़ी लोग ऐसा लिखते हैं और बोलते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा राउंड ट्रिपिंग होती है। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी का प्रमोटर हूँ और मैं अपनी होल्डिंग कम दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब पहले अपने पैसे को जो है बाहर भेजूँगा, वहाँ से FII के थ्रू, रूट के थ्रू वापस से इस स्टॉक में जो है अपनी पोजीशंस बनाऊंगा। तो मेरी डायरेक्ट पोजीशन भी है, इनडायरेक्ट पोजीशन भी है। लोगों को नहीं पता चलेगा मेरी टोटल पोजीशंस कितनी है, क्योंकि मेरी जो डिक्लेयर्ड पोजीशन है हो सकती है कि 20% हो, लेकिन मैंने ऑफशोर एंटिटीज़ के थ्रू अपनी ही कंपनी में पोजीशन बनाया, उसके थ्रू मैंने मान लीजिए और 20% बना लिया, तो टोटल मेरी 40% है, लेकिन पब्लिक को दिख रहा है कि 20%। तो इस तरीके की जो है सेबी के नोटिस में आया है कि काम होता है, और उसी पर वो क्रैकडाउन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर कोई भी FIIs की जो है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में बड़ी होल्डिंग होती है, तो उसे उसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और उस कंपनी को हाई रिस्क कैटेगरी में जो है घोषित कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए मैं एक FII हूँ और मैंने टाटा ग्रुप के कंपनीज़ में 50% से ज़्यादा होल्डिंग बनाई हुई है, टाटा ग्रुप के किसी एक कंपनी में नहीं, ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो मुझे हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। या फिर मेरे 25,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मैंने किसी कंपनी में लगाया है, तो भी मुझे हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट रूट से इंडियन मार्केट्स में पैसा आ रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों कानून की वजह से FIIs थोड़ा नर्वस हैं, और आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट उनके फ्लोज पर पड़ता है और कैसे वो इन रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं। अब दोस्तों जो रीजंस मैंने बताए उसकी वजह से FIIs फ्लोज पर इम्पैक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन एक नया FII राउट भी इंडिया में आ सकता है। दोस्तों मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से रशियन FIIs का पैसा भी अब इंडिया में आ रहा है। डेट मार्केट में तो डेफिनेटली जा रहा है, और इक्विटी मार्केट पे भी ऐसा लगता है जा रहा है, और अब उसका कुछ डेटा भी आ गया है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि रशिया इंडिया में जो ट्रेड हो रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और भी आर्म्स भी खरीदता है, तो जो ट्रेड हो रहा है वो रुपीज़ में हो रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उससे रशिया को निकाल दिया गया है। अब हम जो है रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, रशिया को रुपी का पैसा दे रहे हैं, रुपी में दे रहे हैं, तो रुपी तो और किसी कंट्री में चलेगा नहीं, तो उनके पास काफ़ी सारा रुपया इकट्ठा होता जा रहा है। और कितना इकट्ठा हो जा रहा है? $1 बिलियन पर मंथ, और 2022 में करीब $147 बिलियन के इक्विवेलेंट रुपी उनके पास पड़े हुए हैं।
अब वो इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हम ये पैसे का क्या करें, उसे अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके वापस ले जाने में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो एक जो अटकलें लगाई जा रही हैं, और वो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है सच भी हैं, कि रशिया जो है, रशियन FIIs, जो रशिया का जो पैसा जो उनके पास रूपी पड़ा हुआ है, वो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में लगा है। और आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि वो ऑलरेडी लग रहा है। तो अब ये अगर पैसा इंडियन मार्केट्स में जाता है, और अभी देखना है कि डेट मार्केट में कितना जाएगा, इक्विटी मार्केट में कितना जाएगा, लेकिन जाता है तो ये इंडियन मार्केट्स को एक फ्रेश जो है मोमेंटम भी दे सकता है। तो आने वाले टाइम में दिलचस्प होगा ये देखना कि कितना रशिया का पैसा इंडियन मार्केट्स पे आता है, और डेफिनेटली अगर आएगा तो मार्केट को एक पॉजिटिव थ्रस्ट मिलेगा। तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे मार्केट्स बेसिकली मनी फ्लो की वजह से ही रन कर रहे हैं। तो मैंने आपके साथ रीजंस शेयर किए जिसकी वजह से मनी फ्लो पे इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, और मैंने ये भी शेयर किया कि अगर रशियन मनी आता है तो एक फ्रेश FII का इनफ्लो भी मार्केट में आ सकता है। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हमें देखना है कि आने वाले महीनों में किस तरीके से ये प्ले आउट होता है, सेबी की क्या पॉलिसी आती है, और रशियन FIIs का कितना पैसा आता है। वो डेटा हमारे पास आएगा तभी हम कुछ उसके बारे में और बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट की बात करें तो दो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका मैं व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो पहला जो है क्रिस वुड्स का कहना है कि सेंसेक्स जो है यहाँ से डबल हो सकता है, 1 लाख के ऊपर जा सकता है, और उनके जाने की उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि PE 19 से नीचे ना गिरे, और 15% के रफ्तार से अर्निंग्स पर शेयर जो निफ्टी की कंपनीज हैं या सेंसेक्स की कंपनीज है वो ग्रो करें। फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट में भी मैंने डेटा आपके साथ शेयर किया और रेवेन्यू का भी शेयर किया, तो ये थ्रेशोल्ड तो पार नहीं हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट होते हैं तो सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर हो सकता है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दैट इज़ व्हाट ही सेड। दूसरा व्यू क्या है, रामदेव अग्रवाल का है। उन्होंने पिछले साल ही ये प्रेडिक्ट किया था कि अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख चला जाएगा। तो उनका किस बेसिस पर क्या प्रेडिक्शन किया था ये तो मेरे पास वो जानकारी नहीं है। तो ये दोनों व्यूज़ में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो व्यू पसंद हो आप उस व्यू को अडेप्ट करें। तो आपको क्या लगता है, क्या सेंसेक्स जो है अगले 2 साल 3 साल में 1 लाख पार कर सकता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपना फीडबैक इसमें शेयर करिए। तो ये दोस्तों अब थोड़ा मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो का एक एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों ये चार्ट आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो रेड लाइन होता है ये स्पॉट प्राइस होता है, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ये ब्लैक लाइन जो है पुट कॉल रेशियो है, और ये डॉटेड लाइन जो होता है ये पुट कॉल रेशियो का एवरेज है। तो आइए ज़रा देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पिक्चर देखने को मिल रही है। तो अगर हम इस एरिया को देखें, यहाँ पर आप देखिए हमारा जो स्पॉट है ये थोड़ा सा बढ़ा है, और अगर हम एवरेज देखें पुट कॉल रेशियो का तो ये नीचे गया है, उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इस पूरे एरिया को देखिए तो यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, और पुट कॉल रेशियो में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मार्केट बेशक चढ़ रहा है और अब तो थोड़ा गिर गिर के चढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस हाइट पर मार्केट है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस हमें ऑप्शंस मार्केट में नहीं दिख रही है। पुट कॉल रेशियो उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि हमें एक तरीके से इशारा कर रहा है कि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट पोजीशंस भी बन रही हैं, और ये सब मैंने आपको पहले भी वीडियो में शेयर किया है। तो इसके बेसिस पर हम क्या ट्रेड्स ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, किन लेवल्स को यूज़ कर सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो आइए अब जरा निफ्टी का चार्ट देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमें क्या सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो ये वेव 3 यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ये वेव 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ से हमें वेव 5 देखने को मिलता है। और वेव 5 की खासियत क्या होती है कि ये वेव 3 से जो सबसे बड़ी वेव होती है उससे ऊपर होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर ये इंडिकेशन मिल रहा है कि 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, और इसके बाद से अब हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी कंफर्मेशन नहीं है कि वेव 5 कंप्लीट हो गई है, क्योंकि
अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो हम बोलेंगे कि ये वेव 5 ही चल रहा है। तो यहाँ से इस जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम ये मानेंगे कि आपका वेव 5 कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल तो अभी ये चैनल पर है, लेकिन जो हमारे एल्गोज हैं वो अब हमें थोड़ा सेल के इंडिकेशंस देना उन्होंने शुरू कर दिया है, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो अब अगर हमें बाइंग करना है तो हम इस लेवल, इन दोनों कैंडल्स के हाई के लेवल के आसपास ही हम बाय करेंगे। तो जब तक 18,700 पार नहीं होता है हमें बुलिश पोजीशंस नहीं बनानी है। यहाँ से हमें बॉटम फिशिंग करना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदारी का काम नहीं होगा। तो अगर अभी हमें इमीडिएट पोजीशन बनानी हो निफ्टी में तो हमें क्या करना चाहिए? तो चूंकि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें नीचे का ही देखना है और हमारे एल्गोज भी अब सेल के सिग्नल दे रहे हैं। तो हमारा शॉर्ट करने का लेवल क्या होगा? 18,495। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? 18,534 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ से अभी 40-50 पॉइंट जब गिरेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा सस्टेन हो रहा है, कंफर्मेशन लेग का वेट करेंगे और फिर हम शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में अभी लॉन्ग साइड का मेरे एनालिसिस के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है और शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट का फ़ायदा लेकर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर क्या है? तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न हमें दिखा रहा है और बैंक निफ्टी में हमें शॉर्ट साइड की तरफ देखना है क्योंकि हमारे एल्गोज भी वहाँ पर जो है शॉर्ट सिग्नल ही दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का शॉर्ट करने का लेवल क्या है? 43,809। इसके नीचे ही हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और यहाँ से जो हमारा टारगेट है वो करीब जा सकता है 43,500। रफली इस लेवल तक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।